दान देने से कौन सा प्लैनेट हमारा स्ट्रांग होता है? चंद्रमा का दान अगर आप दे रहे हो, वो पर्सन कैसा दिखना चाहिए वो वर्णित है शास्त्रों में। जो भी व्यक्ति नॉनवेज खाता है, मानसिक रूप से उनके फर्क होने शुरू हो जाते हैं। लोग अगर दूध भी छोड़ सकते हैं तो दूध भी छोड़। जो लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो उनकी सेक्सुअल लाइफ पे भी इम्पैक्ट आता है। एग्जैक्टली, बढ़िया हो जाती है। भाग्य को नहीं बदल सकते आप। आपके कुंडली के अंदर अगर प्लेनेट ने ये बात कह दी कि होगा तो वो होगा, उसमें कोई उपाय काम नहीं करता। इंस्टेंट मनी अगर आपको मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो इंस्टेंटली जा सकता है। कोई भी चीज आपको पैसा, धनवान, स्वास्थ्यवान नहीं बना सकती। क्या वशीकरण जैसी टर्म जो है एग्जिस्ट करती है आपके? डेफिनेटली करती है। ये भारत देश बहुत गलत समय पर आजाद हो गया। आजकल के युवा वर्ग को देख के मैं तो यही कहना चाहूँगा, तब कोई देवी देवता अवतरण नहीं लिया करते। तब किसी के अंदर माता और किसी के अंदर भूत प्रेत नहीं आया। हिमालय के अंदर ही है एक आश्रम, सिद्धाश्रम कहा गया है उसको। ओके। उसमें महाअवतार बाबा जी आज भी वो बैठे हुए होते हैं ना, तो वो 6 फुट की। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो देखिए, आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है वो हमेशा की तरह एक स्पेशल होने वाला है। द रीजन इज क्योंकि जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो एक ऑलरेडी हमारे साथ पॉडकास्ट उन्होंने कर लिया है। आज वो दोबारा आए हैं आप लोगों की ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने। और बहुत लोगों के ना डाउट्स रहते हैं लाइफ को रिलेटेड, मनी को रिलेटेड, डिस्ट्रैक्शन से रिलेटेड, डिप्रेशन से रिलेटेड। तो आज सारे क्वेश्चंस को हम कवर करने वाले हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं जो डेफिनेटली इस पॉडकास्ट को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देंगे। सो मेरे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ चुके हैं कार्तिकेय जी, एंड ये एक रीनोन्ड एस्ट्रोलॉजर हैं और महामृत्युंजय संस्था में ज्योतिषीय सलाहकार भी हैं। और इनकी जो रेमेडीज है वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि देखिए रेमेडीज इनकी ना ऊट पटांग नहीं होती जो मार्केट में आजकल चल रहा है कि हम ये कर देंगे, वो डाल दो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जो रेमेडीज हैं जो एक्चुअल में आपकी लाइफ को एक बेहतरीन रास्ता देती हैं, ये वो रेमेडीज पे फोकस करते हैं। सो जल्दी से इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। राधे राधे कार्तिकेय जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। आप कैसे हैं? ऑल गुड, ऑल गुड। पहले तो आप बताइए कैसा लग रहा है आपको दोबारा से हमारे साथ पॉडकास्ट करके? बहुत अच्छा लग रहा है आपसे दोबारा मुलाकात करके। थैंक यू सो मच। कार्तिकेय जी, देखिए अभी रिसेंटली जो हमने पॉडकास्ट करा था काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया, एंड डेफिनेटली हम उससे रिलेटेड भी काफी क्वेश्चंस रह गए थे उस वक्त। तो आज मैं आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस करूंगा, आई होप आप ऐसा आंसर देंगे कि ऑडियंस बिल्कुल ही खुश हो जाए। सो मेरा लेकिन पहला जो सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि क्या होता है कि हमारी जब शादी होती है, हमारी वाइफ से हमारी शादी होती है, तो कहीं ना कहीं आपने बात करी थी शुक्र की, राइट? तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि अगर हमारी लाइफ में मैं भी काम कर रहा हूं और हमारी वाइफ भी काम कर रही है, राइट, तो दोनों पर्सन जॉब पर जा रहे हैं, तो इस केस में आपका शुक्र क्या होगा? कौन सा किसके लिए शुक्र होगा, ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि वाइफ को हमेशा अच्छे से रखना चाहिए, कि वो काम ना करे, मतलब उसको ब्यूटीफाई करके रखना चाहिए। तो वो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकता हूँ ना? हाँ बिल्कुल। शुक्र का मतलब क्या होता है? शुक्र का मतलब होता है आपके अंदर छुपी हुई फेमिनिन एनर्जी। ओके। इतना सा मतलब होता है शुक्र का। अब वो फेमिनिन एनर्जी कैसे बाहर आती है? क्रिएटिविटी के माध्यम से, लग्जरी के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, वासना के माध्यम से। ओके। ये 3 उसके स्तर होते हैं, वासना, प्रेम और भक्ति। आपने प्रश्न किया कि हस्बैंड वाइफ दोनों अगर काम पर जा रहे हैं तो फिर उनका शुक्र कौन हुआ, कैसे हुआ? अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में पूरा प्रेम है, अपार्ट फ्रॉम द वर्क लाइफ, उनके पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ बिल्कुल बैलेंस्ड है, घर पर आकर दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं, तो डेफिनेटली इनका शुक्र अपग्रेड ही होगा, ऊपर ही जाएगा। वहीं अगर पर्सन सिर्फ टाइम पास करने के लिए जॉब पे जा रहा है, सिर्फ ये प्रूफ करने के लिए जॉब पर जा रहा है कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ या मैं भी कुछ कर सकता हूँ, इसलिए जॉब पर जा रहा है, घर से दूर रहने के लिए जॉब पर जा रहा है, तो वो कुछ भी कर ले, उसका शुक्र अच्छा नहीं हो सकता। ये बहुत शॉर्ट चीज है। शुक्र अच्छा करने के लिए पत्नी पास होना जरूरी नहीं है। लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी शुक्र को बहुत अच्छा रखते हैं। शुक्र अच्छा करने के लिए आपके और आपके पार्टनर के बीच में बॉन्ड बहुत ज्यादा जरूरी है। वो इमोशनल बॉन्ड, वो फिजिकल बॉन्ड, वो मेंटल बॉन्ड, वो स्पिरिचुअल बॉन्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी चीज से शुक्र प्लैनेट ठीक होता है। गॉट इट। ठीक है, बहुत ही अच्छे से आपने आंसर दिया। मेरे को एक चीज बताइए कि आपने भी बात करी प्यार बना रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, राइट? तो आपकी सारी चीजें सॉर्ट हो जाएंगी। कोई ऐसी आप रेमेडी बता सकते हैं कि जिससे पति पत्नी के बीच प्यार बना रहे और लड़ाइयां कम हो जाए? कुछ ऐसा कुछ आप बता सकते हैं? ज्योतिष के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। ओके। ये मैं आपको आज बता रहा हूँ, बहुत खुले में बता रहा हूँ।
कोई भी आप रेमेडी देखते हो, कुछ मर्जी करते हो, कभी भी आपकी और आपकी वाइफ की प्लैनेट्स के कारण मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। सभी कुंडलियों में, मैं आपको बताता हूं, सभी कुंडलियों में विवाह का सुख नहीं होता। ओके। आजकल विवाह सभी करते हैं। सभी कुंडलियों में प्रेम का सुख नहीं होता, पर प्रेम सबको चाहिए, है ना? राइट। सेम उसी तरीके से एक पर्सन की दूसरे पर्सन के साथ ग्रोथ कैसी हो रही है, एक पर्सन को दूसरे पर्सन के साथ रहना सिखाया गया है या नहीं सिखाया गया, बात उस पर डिपेंड करती है। और अगर उस पर्सन को सिखाया गया तो प्लैनेटरी पोजीशंस कुछ भी हो, मेरी प्लैनेटरी पोजीशन ऐसी है कि मेरा डिवोर्स हो जाए कल, ओके। मेरी प्लैनेटरी पोजीशन ऐसी है कि मेरा डिवोर्स हो जाए, बट मैं झगड़े के टाइम पर शांत हो जाता हूं, चुप हो जाता हूं, तो वो मैंने क्रैक कर लिया ना उस चीज को, वो हैक कर लिया मैंने उस चीज को। अब वो चीज जैसे ही मैंने हैक करी तो मेरा रिलेशन लंबा चलना शुरू हो जाएगा। जहां आप बोले, जहां मैं बोला वहां पर लड़ाई। ठीक है। मैं अपनी वाइफ से पूछ ही नहीं रहा हूं कि भाई आप कैसे हो, आपका दिन कैसा रहा, आपने क्या क्या किया पूरे दिन में, किसी ने परेशान तो नहीं किया, कोई तकलीफ तो नहीं है आपको। तो और फिर मैं रेमेडी करे जाऊं शुक्र की, गुलाब जल से नहा लूं, दही से नहा लूं, गुप्त अंग पे दही लगा लूं, ये सब बहुत लोगों ने ऐसी रेमेडीज हाँ, मैं बताई बता है। रहा हूँ आपको। जी। वो चीजें करता रहूं और मैं अपनी वाइफ से बेसिक चीजें ना पूछूं तो कहां से मेरा शुक्र अच्छा होगा, कहां से मेरी और मेरी वाइफ का बॉन्ड स्ट्रांग होगा। सो एट द एंड बस अपनी वाइफ को खुश रखो हर चीज में, तो आपका शुक्र ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। वाइफ को खुश रखने से मेरा मतलब ये नहीं है कि जरूरत से ज्यादा उस पर प्रेम लुटा जी। प्रेम लुटाओ आप, एट द सेम टाइम रिस्पेक्ट भी दो, एट द सेम टाइम वो दायरा भी बनाकर रखो कि क्या होता है कि कभी कभी जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे सोसाइटी में क्या होता है कि जब भी एक फीमेल अरेंज मैरिज होती है, अरेंज मैरिज के केस में जब फीमेल आती है तो वो छोटे तबके से आती है। ओके। कभी भी हम ये नहीं चाहेंगे, एक लड़के की परिवार वाले ये नहीं चाहेंगे कि वो सेम लोकेलिटी की, सेम फाइनेंशियल स्टेटस की लड़की हो, या लड़की के माता पिता भी ये नहीं चाहेंगे कि ये लड़का मेरे जैसा ही हो। लड़की का पिता भी यही चाहेगा कि ये मेरे से ऊपर वाले घर में शादी करे, ठीक है? तो वैसे ही जब लड़की उस घर में आती है तो उसको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, बहुत सारा पैसा देखने को मिलता है, बहुत सारे लग्जरी कंफर्ट्स देखने को मिलते हैं। उस केस में कभी कभी लड़कियां बिगड़ जाती हैं, जिद्दी हो जाती हैं, अल्लड़ हो जाती हैं। तो जैसे उस टाइम पर किसी बच्चे को समझाया जाता है ना, सेम उसी तरीके से पत्नी को ट्रीट किया जाता है, समझाया जाता है, गाइड किया जाता है, उस पर पाबंदियां लगा कर नहीं, उसको समझा कर, क्योंकि वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, वो भी 25-26 साल की फीमेल है जिसका दिमाग फुली ग्रोन है, राइट? तो उसको आप उस तरीके से समझाओ तो मैरिड लाइफ आपकी हमेशा बहुत अच्छी रहेगी। गॉट इट। एक चीज मेरे को बताइए कि अभी आपने बात करी थी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की, तो ऐसा हमेशा क्यों देखने को मिलता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में इश्यूज हो जाते हैं, और क्या हमारी एस्ट्रोलॉजी भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को, मैरिजेस को भी सपोर्ट करती है कि एक बंदा बैठा है इंडिया में, एक बैठा है कनाडा में, सो एस्ट्रोलॉजी सपोर्ट करती है इन चीजों को? एस्ट्रोलॉजी सपोर्ट से मतलब क्या है आपका? सपोर्ट इन द सेंस कि प्लैनेट्स की पोजीशन भी इंपैक्ट डालती है कहीं ना कहीं कि ये लोग दूर रहेंगे लेकिन इनके बीच प्यार बना रहे या नहीं बना रहे। होता है, ये एक्चुअली ये एक रेमेडी के तहत भी चीजें बताई जाती है। ओके। फॉर एग्जांपल कि अगर किसी लड़के की या लड़की की कुंडली के अंदर प्लैनेट्स इस तरीके के बैठे कि इनका डिवोर्स हो जाएगा। अब डिवोर्स का मतलब क्या होता है? भगवान राम जब अपने लास्ट के टाइम पर थे, बिल्कुल लास्ट के टाइम पर, तो समय ने एक साधु का वेश धारण करके भगवान राम से बात करी थी कि भगवान राम, हमारी ये जो वार्तालाप है ये कोई और सुन ना ले। लक्ष्मण अचानक से अंदर आ गए उनकी कॉन्वर्जेशन के बीच में। अब वो सुन ना ले का मतलब ये था कि अगर सुन ली किसी ने तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। भगवान राम कहाँ मृत्यु दंड देंगे लक्ष्मण को, और लक्ष्मण कहाँ सोच पाएगा ये चीज। तो भगवान राम ने उस टाइम पर महर्षि वशिष्ठ के कहने से लक्ष्मण का परित्याग कर दिया था। परित्याग का अर्थ होता है कि मैं अब तुम्हें कभी नहीं देखूंगा, मेरे लिए तुम मर चुके हो, मेरे लिए तुम नहीं हो। उसके बाद लक्ष्मण ने सरयू नदी में अपनी देह को छोड़ा था। ठीक है, वैसे ही एस्ट्रोलॉजी के अंदर चीजें होती हैं कि अगर मेरे और मेरी वाइफ के बीच में अलगाव लिखे हैं कुंडली के तहत, तो मैं अपना स्थानांतरण कर लूं, मैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में चला जाऊं। बातचीत तो बंद हो ही गई एक तरह से, कम्युनिकेशन तो कम हो ही गया एक तरह से। 24 घंटे मैं उसको देखूंगा, वो मुझे देखेगी, गुस्सा आएगा उसको, गुस्सा आएगा मुझको, वो गैप तो बंद ही हो गया। तो एक गैप दे दिया ना मैंने बीच में जी। तो वो जो फेज उस दशा का, उस पर्टिकुलर प्लैनेट का चलेगा, उस टाइम पर क्या होगा,
उस टाइम पर मैं अपनी वाइफ से मुलाकात नहीं कर रहा, मेरी वाइफ मुझसे मुलाकात नहीं कर रही, तो अपने आप वो डिस्टेंस दे दिया उस प्लैनेट ने। अगर मैं पास रहता तो वो तलाक देता। जी। अगर मैं पास रहता अपनी वाइफ के, वही प्लैनेट की दशा चल रही होती, तो वो तलाक देता मैं उसको। उपाय के तहत मैं उससे दूर हो गया, मैं कहीं बिजनेस ट्रिप से चला गया, कुछ टाइम बाद वापस आ गया मैं। क्योंकि लड़ाई झगड़े परमानेंट नहीं होते, वो टेम्परेरी होते हैं। परमानेंट हम उनको बना लेते हैं रोज रोज करके। जी। ठीक है, अब जैसे एक उदाहरण है कि सूर्य सेकंड हाउस में होता है किसी का अगर, तो पिता की मृत्यु हो जाती है। बच्चा अगर 33 इयर्स का हो, उससे पहले पहले पिता की मृत्यु हो जाएगी। सूर्य सेकंड हाउस का शॉर्ट चीज है। अब उसके 3 इलाज हैं। या तो पिता के साथ लड़ाई कर ले बढ़िया वाली, पिता के साथ मनाए ही ना, तो उनके बीच में प्रेम संबंध खत्म, एक एज के बाद खत्म हो जाएगा। जब बच्चा अच्छे से मतलब 22, 23, 25 साल का हो जाएगा, तो उस बच्चे का और पिता का संबंध खराब होता चला जाएगा। तो खराब होते होते एक कम्युनिकेशन गैप ऐसा आ जाएगा कि पूरे पूरे दिन बातचीत नहीं हो रही पिता पुत्र की, जो कि आजकल हो रहा है। आजकल बहुत हो रहा है। हाँ, वो आजकल हो रहा है ऐसा। तो वो क्या है, वो एक एस्ट्रोलॉजिकली उपाय हो गया कि मेरे पिता से बातचीत बंद हो गई। दूसरा क्या उपाय है इसका, या तो मैं अपने पिता से दूर चला जाऊं, या फिर अगर मेरी बॉन्डिंग भी स्ट्रांग है मेरे पिता से, मैं अपने पिता के पास भी रह रहा हूं, अब पिता की उम्र को खतरा है, पिता के जीवन को खतरा है। और ऐसे इसका उपाय यही है कि आप उनसे दूरी बना लीजिए, डिस्टेंस बना लीजिए। हाँ, भाग्य को नहीं बदल सकते आप। आपके कुंडली के अंदर अगर प्लेनेट ने ये बात कह दी कि होगा तो वो होगा, उसमें कोई उपाय काम नहीं करता, कोई भी काम नहीं करता। आप उपाय करके सिर्फ बारिश आ रही है छतरी लेके चले गए, इतना ही फर्क होगा सिर्फ। और ये सच है कि भाग्य को कोई नहीं बदल सकता। अभी भाग्य को नहीं बदला जा सकता। कल रिसेंटली मैं एक महाभारत की सीरीज देख रहा था, तो उसमें क्या होता है कि जो वो थे अर्जुन के बेटे थे अभिमन्यु, तो उनकी लड़ाई हो रही थी क्योंकि वो चक्रव्यूह में घुसना जानते थे लेकिन निकलना नहीं जानते थे। और कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा था कि आपकी जरूरत है महाभारत में, चलिए वापस। तो जब तक अर्जुन पहुंचते हैं तब तक अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है। तो जो होना था वो होकर ही रहा। शायद वो इंसिडेंट ही रियलाइजेशन कराता है कहीं ना कहीं कि आप स्ट्रांग बनिए, कि आपकी लाइफ ही वहीं से स्टार्ट होती है। और शायद वही रीजन था महाभारत का कि जब उन्होंने प्रॉपरली युद्ध लड़ा, क्योंकि उनको रीजन मिल गया था। ठीक है, ये तो होगी प्यार मोहब्बत की बात, रिश्तों की बात। तो अब हम बात करते हैं दान के बारे में, क्योंकि क्या कहा जाता है कि वैसे तो कहा जाता है कि सबसे बड़ा दान होता है कन्यादान, लेकिन मैं आपसे ये चीज जानना चाहूंगा पहले तो कि सबसे सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा होता है, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं कि दान क्या होता है। चलिए, दान का पता ही नहीं होता किसी को कि दान होता क्या है। हम लोग दिमाग में एक छवि बनाकर चलते हैं कि दान जो होता है सिर्फ और सिर्फ आर्थिक रूप से होता है ना। एक मुस्कुराहट का भी दान होता है। कैसे, थोड़ा समझाइए। आप बैठे हो, खराब मूड से बैठे हो, मैं आपके पास आया, एक स्माइल कर ली, आपके चेहरे पर स्माइल आ गई, ये भी तो दान हुआ। सही, आपने समझा। दान सिर्फ आर्थिक रूप से, आर्थिक दान सबसे निकृष्ट दान बताया गया कि आप कुछ नहीं कर सकते तो आर्थिक रूप से कर लो। और इसमें दान लेने वाले की ज्यादा महत्ता होती है इंस्टेड ऑफ देने वाले से। इसीलिए हम जब भी ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं उसको दक्षिणा देते हैं कि हे प्रभु, बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने मेरा भोजन स्वीकार किया। वो स्वीकार ही ना करे, तुम किस चीज का दान दे दोगे? पॉसिबल ही नहीं। तो वो तुम्हें इस लायक समझ रहा है कि तुम उसको दान दो और वो तुम्हारा दान स्वीकार करे। समझे जी। और दान कई सारी तरीकों के होते हैं, सिर्फ इसी चीज का नहीं होता कि आपने आर्थिक रूप से किसी की मदद कर दी। मैंने एक धर्मशाला में पंखा दे दिया, मैंने प्याऊ खोल दिया, मैंने पानी का दान लगा दिया, मैंने कंबल बांट दिए, मैंने सिलाई मशीन बांट दी, वो सब गौण चीजें हैं। आप सेवा का दान दे सकते हो। गुरुद्वारे में बहुत लोग सेवा का दान देते हैं, ठीक है, बिल्कुल देते हैं। आप किसी की मदद कर सकते हो। अगर शारीरिक रूप से आपकी क्षमता नहीं है तो अपने लिंक से करवा सकते हो। लिंक से नहीं करवा सकते, इतना गरीब कोई नहीं होता कि मुस्कुराहट का दान ना दे पाए। इतना गरीब किसी को नहीं बनाया परमात्मा ने। और ये कोशिश भी यही रहती है, हमारी भी कोशिश यही रहती है कि हम किसी से मिले तो उसको एटलीस्ट खुश कर दे, उसके चेहरे पे स्माइल आ जाए। तो ये भी एक दान है, आप ये कहना चाह रहे हैं? डेफिनेटली दान वो है जो आपके पास बहुत हो गया है, अब बांटना है। ठीक है, अब आपको बांटना है, अब बांटो जो बांट सकते हो।
और कार्तिकेय जी एक चीज बताइए कि ऐसा क्यों होता है मेरे साथ कि अगर मैं किसी की मदद नहीं कर पाता तो मेरे को अंदर से फील होता है बहुत ज्यादा कि यार मैं इसकी हेल्प नहीं कर पा रहा, मैं करना चाहता हूँ लेकिन मेरे को पता है अगर मैं इसकी हेल्प करूंगा तो ये बंदा कुछ ना कुछ गलत कर देगा, राइट? अगर मैं उसको कुछ पैसे दूंगा वो उस पैसे का कुछ गलत यूज कर लेगा, मिस यूज कर लेगा, तो इसका इम्पैक्ट भी हमारी लाइफ पे आएगा। इम्पैक्ट लाइफ पर आएगा ऐसा कुछ नहीं होता। ओके। वो सिर्फ आप अंदर से हार्ड होते चले जाओगे, क्रूर होते चले जाओगे, कि आपने अपने अंदर एक शेल क्रिएट कर लिया। एक तो है कि मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, ओशो के जीवन की स्टोरी है जी। ओशो ट्रेन से ट्रेवल काफी किया करते थे उन दिनों। तो ट्रेन से ट्रेवल कर रहे थे तो एक भिखारी आया ओशो के पास, वो अखबार पढ़ रहे, अखबार नहीं बुक रीड कर रहे थे कोई। तो ओशो के पास एक भिखारी आया, उन्होंने उसको दे दिया, 10 पैसे दे दिए। थोड़ी देर बाद कंबल ढक के आया, ओशो ने पहचान लिया, फिर उसको 10 पैसे दे दिए। थोड़ी देर बाद फिर आया जी। और मतलब कंबल वगैरह हटा के थोड़ा Look सा change लुक करके चेंज हल्की सी, करके थोड़ा ठीक सा है। आया और फिर आया कि दे दो, तो ओशो ने फिर दे दिए। तो भिखारी बहुत देर से ओशो को देखे, ओशो बहुत देर से भिखारी को देखे। फिर ये आएगा, तो चौथी बार जब आया तो भिखारी ने पूछा क्या बात है, आप मुझे पहचान नहीं पा रहे? ओशो बोले कि वही तो मैं सोच रहा हूँ कि तू मुझे नहीं पहचान पा रहा इतनी देर से। मतलब आप समझ रहे हो ये बात, कि उस लेवल की सरलता होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर। तो अगर आपका मन करता है किसी को दान देने का तो दे दो, उसका है अब वो कुछ भी करे। रामकृष्ण परमहंस के जीवन का एक कथन है कि वो उनके पास एक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति आया उनके नगर का, और उनको उन्होंने सोने की कुछ अशर्फियां दे दी। देने के बाद रामकृष्ण परमहंस बोले कि ये क्या कर रहे हो आप? मैं ठीक है। दान करना चाह रहा हूँ आपको। अच्छा ठीक है, एक काम कर, मेरे हो गए ना अब ये, हाँ, गंगा जी में चला जा और फेंक दे, सोने की अशर्फियां फेंक दे गंगा जी में जाके। अब वो नगर का सेठ था, अब क्या करे, मजबूरी में चला गया गंगा जी के पास और एक एक करके फेंक रहा है, एक एक करके फेंक रहा है। 2 घंटे हो गए, खत्म ही नहीं हुई अशर्फियां। तो रामकृष्ण परमहंस आए और बोले कि ये क्या कर रहा है, जब तूने दे ही दिया मुझे तो एक साथ फेंक दे सारी, एक एक करके क्या फेंकनी। दान वो होता है कि अब वो सामने वाला पर्सन कुछ भी करे, वो उसकी हेडेक है। वो उसकी है, आपने अपना कर्म कर दिया। आप इतने सरल हो कि किसी व्यक्ति ने आपसे कुछ मांगा और आपने दे दिया। चलिए कार्तिक जी, एक चीज मेरे को आप बताइए कि अभी आपने दान को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा, लेकिन दान देने से कौन सा प्लैनेट हमारा स्ट्रांग होता है, आप ये थोड़ा सा मेरे को एक्सप्लेन कीजिए। ज्योतिष के अंदर कई सारे फॉर्मूलाज हैं दान देने के और Okay. दान लेने के। हर कोई दान हर किसी को नहीं दिया जाता। हर एक प्लैनेट का एक अलग फीचर होता है जिस पर्सन को वो दान चाहिए होता है। ठीक है। उदाहरण के तौर पर सूर्य का अगर आप दान दे रहे हो तो व्यक्ति जो दान ले रहा है, जो ब्राह्मण दान ले रहा है या जो क्षत्रिय दान ले रहा है, वो कैसा दिखना चाहिए वो वर्णित है शास्त्रों में। Okay. चंद्रमा का दान अगर आप दे रहे हो, वो पर्सन कैसा दिखना चाहिए वो वर्णित है शास्त्रों में। आप बताइए थोड़ा सा इसके बारे में। सूर्य का जो सूर्य कैसा दिखता है? सूर्य दिखता है ओजवान, सूर्य तेज होता है। सूर्य की पर्सनालिटी ऐसी होती है कि वो एक कमांडिंग है, वो राजा है। तो वैसा ही अभिव्यक्ति अगर आपको किसी पर्सन से आ रही है और वो आपका दान ले सकता है तो आप उसी व्यक्ति को दान दो। सूर्य का दान पचेगा उसी के ही। हर एक दान हर किसी के पचता भी नहीं है। शनि का दान है, अक्सर लंगड़े को दिया जाता है, ओके। काले कुरूप व्यक्ति को दिया जाता है, वो शनि का दान है। शनि जैसे दिखने वाले व्यक्ति को अगर आप सूर्य का दान दे दोगे और अगर वो दान ले रहा है तो इसका मतलब ये है कि अपने परिवार का वो नाश ही करेगा, जो जो उस दान की सामग्री को यूज करेगा। जो जैसा दिखता है उसको उस तरीके का दान दे दीजिए, बिल्कुल, जिससे उसका मिसयूज ना हो। बिल्कुल। मिसयूज का मतलब ये होता है कि वो दान सामने वाले को तो ना नुकसान करे। हाँ, वो दान क्या हेल्प ही है, करे या कुछ वो गलत काम ना करे उससे। गलत काम नहीं होता। वो दान क्या है, वो आपके ग्रह का क्रूर इफेक्ट आप कम करने के लिए वो दान कर रहे हो। राइट। वो किसी दूसरे को दे रहे हो, अपने ग्रह का क्रूर इफेक्ट सामने वाले को दे रहे हो। सामने वाले में क्षमता तो हो वो सहन करने की, सहन करने की क्षमता ही नहीं होगी तो वो उसको नुकसान करेगा। एग्री। उस चीज का उसको क्या यूज है वो अलग बात है, उस चीज का वो क्या आदमी यूज करेगा वो अलग बात है। पर आप जो दान दे रहे हो क्या उसमें क्षमता है वो दान पचाने की? मान लो कि एक पर्सन के लूज मोशन हो रहे हैं और आप जी। उसको घी वाला पानी पिला दो, वो पी भी ले तो अब क्या होगा?
तो अपोजिट बात ही अपोजिट हाँ। होगी ना, कि हमने रेजोल्यूशन भी उसका अपोजिट दिया, जो करना चाहिए था हमने वो नहीं करा। हाँ सो ये बात है कि जी। दोनों चीजें आपस में सिमिलर होनी चाहिए। बिल्कुल, ठीक है, बहुत सही। और हर प्लैनेट के अपने अपने हिसाब से। कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और कोई आप बताना चाहेंगे मंगल planet? की कैरेक्टरिस्टिक्स जी। बता देता हूँ मैं। मंगल का एक एथलीट टाइप बॉडी होगा, ओके एनर्जेटिक पर्सन होगा बहुत ज्यादा। जुपिटर का सफेद बाल वाला, ओके जिसके माथा बहुत चौड़ा होगा, शिखा रखी हुई होगी, पीले वस्त्र धारण किए हुए होंगे। शुक्र का बहुत खूबसूरत इंसान, पतली नाक होगी जिसकी, गोरा रंग होगा। गोरा भी नहीं है अगर तो नैन नक्श बहुत सुंदर होंगे। और दान किसी भी चीज का हो सकता है, लेकिन दान उसी ग्रह के प्रोडक्ट रिलेटेड। ओके ओके ठीक है। मेटल्स में अगर जाते हैं तो सूर्य की अगर हम बात करें तो तांबे का दान करो, जुपिटर की बात करें तो आप सोने का दान करो, चंद्रमा की बात करें तो चांदी का दान करो। ऐसे कई सारी चीजें हैं। और अगर हम उसमें किसी अनाज जैसी चीज में जाते हैं तो सूर्य में गेहूं है, जुपिटर में घी है, शुक्र में दही है। इन सब चीजों का दान करो। तो ये उस पर्टिकुलर प्लैनेट के दान है। चंद्रमा में दूध है, मंगल में शक्कर है, बुध में गाय को हरा चारा खिला सकते हो आप, या फिर कोई हरा फल दे सकते हो आप। ठीक है ये सब चीजें होती है। पालक का दान दे सकते हो। ठीक है, मेरे को अपने आंसर मिल चुके हैं जो मैं आपसे सुनना चाहता था दान से रिलेटेड। एंड डेफिनेटली हम भी ध्यान रखेंगे, और ऑडियंस जो ये पॉडकास्ट देख रही है उनको भी पता लग चुका होगा कि दान कितने टाइप का होता है, कौन से प्लैनेट का क्या दान होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा थोड़ा, मैं भक्ति रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है मेरे माइंड में। मैंने ना एक्चुअली प्रेमानंद जी महाराज की वीडियो देखी है, और मेरा भी ये डाउट था कि मैं महादेव का बहुत ही बड़ा भक्त हूं और भक्त रहूंगा हमेशा। क्या होता है कि लेकिन धीरे धीरे ना, जब से मैंने प्रेमानंद जी महाराज को सुनना स्टार्ट करा है, मैं राधा राधा नाम भी मेरे जीवन में जुड़ चुका, और शायद मैं उसके प्रति भी और ज्यादा अट्रैक्ट हो चुका उस तरफ। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, उन्होंने एक बात कही थी कि अगर आप महादेव के भक्त हैं तो धीरे धीरे आप राधा राधा भी करने लग जाएंगे, आप कृष्ण भक्ति में भी आने लग जाएंगे। इसका आंसर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ये सच है, और इस बात में कितना दम है? जो भी पहुंचा हुआ व्यक्ति होता है, पहुंचे हुए व्यक्ति से मेरा मतलब है जिसने भी उस असली सत्य को पहचान लिया, अब उसको हर जगह हर कोई ही दिखेगा। उदाहरण के रूप में, लाइट ऑन हुई है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज है। पंखा चला है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज है। टॉर्च ऑन करी है, फोन यूज करा है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज है। एसी ऑन हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज है। ये 5 अलग अलग चीजें हैं। ये 5 अलग अलग चीजें हैं जिनके अलग अलग इस्तेमाल हैं, पर सबका सोर्स क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। किसी भी एक चीज को आप जान लो, उसकी तह तक चले जाओ, तो क्या आपको मिलेगा? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, मेन सोर्स वही है। जी। तो कोई भी आप मार्ग पकड़ लो, पहुंचोगे आप अंततः एक ही तरफ। अंततः आप एक ही तरफ ही पहुंचोगे। अगर आप भक्ति मार्ग से जाते हो तो आप कृष्ण तक पहुंचोगे, या आप कहो परम सत्ता तक पहुंचोगे, आत्म साक्षात्कार तक पहुंचोगे, परमात्मा तक पहुंचोगे, निर्वाण तक पहुंचोगे, मोक्ष तक पहुंचोगे। ये अलग अलग चीजें हैं, और सभी चीजों की अलग अलग नाम है, एक ही चीज है। ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि आप समर्पण तो लाओ किसी के लिए। लोग समर्पण ही नहीं लाते। लोगों को बल चाहिए तो हनुमान जी की पूजा शुरू कर देते हैं, किसी के घर गृहस्थी में खत्म हो गया कुछ उपाय कर लेते हैं, किसी का संतान नहीं हो रही तो वो इनकी पूजा कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। पर क्या वास्तविकता में ये जो परमात्मा है, ये जो परम सत्ता है, ये इन चीजों के लिए है? किसी जानवर को देखा है किसी के आगे फूल चढ़ाते हुए? किसी जानवर को देखा है कि कुछ करते हुए? पर जानवर महादेव के सबसे प्रिय, सबसे नजदीक, सबसे सरल चित्त के। हम मनुष्य देह से हो सकता है कि मनुष्य हो गए, सोच जानवरों से भी बदतर हो चुकी है इसकी, कि परमात्मा को भी वो इस्तेमाल करने लग जाए अपने शूद्रतम कामों के लिए। ये सोच हो चुकी है उसकी। और अल्टीमेटली जब आप ट्रुथ को जानोगे, अल्टीमेटली जब आप किसी भी सत्ता तक पहुंचोगे, चाहे आप किसी भी मार्ग से चलो, चाहे इस्लामिक मार्ग से चलो, चाहे आप बौद्ध के मार्ग से चलो, चाहे आप जैनिज्म से चलो, चाहे आप नानक की तरफ से चलो, चाहे आप महादेव की तरफ से चलो, चाहे आप कृष्ण भक्त हो वहां से चलो, पहुंचना आपको एक ही जगह है। और वो कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। कॉन्फ्लिक्ट, धर्मों में विवाद, धर्मों में लड़ाइयां, अलग अलग सो कॉल्ड साधु संतों में बैर, वो सिर्फ एक कारण से होते हैं कि कोई पहुंचा नहीं है और सब मार्ग को सिद्ध करने में लगे। मंजिल सबकी एक ही है। कार्तिक जी, एक चीज बताइए, अभी हम बात कर रहे हैं जानवरों की। आज की डेट में क्या हो रहा है कि जानवरों के साथ भी बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार हो रहा है। द रीजन इज कि इंडिया जो है
वो सेकंड नंबर पे आता है इन टर्म्स ऑफ बीफ का जो प्रोडक्शन होता है एज पर द रिपोर्ट्स। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वेज और नॉन वेज, पहले तो ये बताइए कि वेज और नॉन वेज में कौन सा व्यक्ति ज्यादा बेहतर होता है और जिंदगी ज्यादा बेहतरीन जीता है, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। और कौन सी चीज का कितना साइड इफेक्ट होता है, ये आप मेरे को बताइए। जो भी व्यक्ति नॉनवेज खाता है, जो भी व्यक्ति वेजिटेरियन होता है, मानसिक रूप से उनके फर्क होने शुरू हो जाते हैं। शारीरिक रूप से फर्क तो बहुत बाद में दिखते हैं। एक छोटा बच्चा अगर किसी खरगोश के साथ खेल रहा है और गाजर को खा रहा है, ठीक है, उसको खरगोश को खाने के लिए, खरगोश को मारने के लिए कितनी क्रूरता अपने अंदर लानी पड़ेगी? बहुत ज्यादा समझ आई? जी। मानसिकता कितनी क्रूर करनी पड़ेगी, कितने जटिल विचार लाने पड़ेंगे उसको। वही विचारों का खेल अब आपके सामने आना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे आपके विचार जटिल होने शुरू होते हैं, उनका रिजल्ट, उसको बोला जाता है कि व्यक्ति संवेदनहीन हो चुका है। एक तो संवेदनशील होता है कि बहुत सेंसिटिव पर्सन है, कि उसको हर किसी का दुख दिख जाता है, हर किसी चीज से कनेक्ट कर जाता है। और एक होता है बिल्कुल ही संवेदनहीन, कि जैसे रोम में हुआ करता था, गुलाम बेचे जाते थे। भारत में भी राम के टाइम पर गुलाम बेचे जाते थे, बट रोम के तो अति हो रखी थी कि वो कोड़ों से भी मार रहे हैं, वो शोषण भी कर रहे हैं, वो चमड़ी छील भी देते थे जिंदा आदमी की, फिर उसको सील देते थे और फिर काम करवाते थे। तो ऐसे बहुत, ये तो बहुत छोटा बताया मैंने आपको, मैं कल ही रीड कर रहा था इस चीज को। तो बहुत ही ज्यादा चलता। तो वो इतनी क्या संवेदनहीनता है, वो मनुष्य को मनुष्य ही नहीं समझते थे। वही संवेदनहीनता आपके अंदर आनी शुरू हो जाती है जब आप इतने ज्यादा नॉनवेज का कंजम्पशन करते हो। और जब आप नॉनवेज का कंजम्पशन ज्यादा से ज्यादा करना शुरू कर दोगे, तो उसके बाद आपके रिश्ते खत्म होने शुरू हो जाएंगे। वो सेंसिटिविटी एक हस्बैंड वाइफ में जो चाहिए होती है ना, वो खत्म होनी शुरू हो जाएगी। वाइफ फिर शिकायत करनी शुरू कर देगी कि मेरा हस्बैंड मेरी केयर नहीं करता। वाइफ शिकायत करनी शुरू कर देगी कि मेरा जो हस्बैंड है वो छोटी छोटी बात को नोटिस नहीं करता। छोटी छोटी बातें तो फोकस में लानी चाहिए एक संबंध को स्थापित करने के लिए। माता पिता के बीच में संवेदनहीनता शुरू हो जाएगी, वो धीरे धीरे चीजें बढ़ती जाएगी। तो वैसे ही आपके रिश्ते होते चले जाएंगे, वैसे ही आपकी पर्सनैलिटी, वैसे ही आपका समाज। ये बहुत बेसिक चीज है। और सिर्फ ये 8-9 इंच की जबान के लिए किसी जीव की हत्या कर देना, कि अगर मैं 1 सेंटीमीटर अपनी जबान से स्किन उतार दूं ऊपर से, तो मेरे को किसी तरह का स्वाद ही नहीं आएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल टेस्ट बट सब उतर जाएंगे। तो वो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर के स्वाद के लिए मैं किसी जीव की हत्या कर दूं, मैं तो इस चीज को वाजिब नहीं समझता। और मेरी तो रिक्वेस्ट यही है सभी से कि भाई आप लोग अगर दूध भी छोड़ सकते हो तो दूध भी छोड़ दो। ऐसा क्यों? ये तो बहुत बड़ा वो बात है, लाइक दूध तो नहीं छोड़ सकते। दूध क्या रीजन हो सकता है? किसके लिए है वो दूध? आप किसी मनुष्य का दूध पी रहे हो, गाय का पी रहे हो, गाय का दूध पी रहे हो ना, किसी भैंस का दूध पी रहे हो आप। उन गाय भैंसों का होता क्या है जब वो दूध देना बंद कर देते हैं? जो बीफ का एक्सपोर्टर हुआ है ना इंडिया, वो यही हो रहा है उनके साथ। वो यही सब चीजें होती है, वो ज्यादती करी जाती है। एक तरफ तो गऊ हमारी माता है, और उसके बाद में हम ऐसा शोषण करते हैं। जितनी गौशाला है, मेरे देखिए एक गौशाला मैंने ऐसी नहीं देखी जिनकी गाय बाहर नहीं निकलती होगी, कचरा नहीं खाती होगी। अभी रिसेंटली मैं जहां से बिलोंग करता हूँ, वहां पर लोग है ना अमावस के टाइम पर, श्राद्धों के टाइम पर प्रसाद निकालते हैं, पूरी हलवा ये सब निकालते हैं, वो गाय को खिलाते हैं। 8 गाय मरी वो हलवा पूरी खिलाने से। 8 गाय। ये हम सम्मान कर रहे हैं अपने देश का, अपनी संस्कृति का। इससे बढ़िया तो भाई मत करो ना। दूध पीना छोड़ दो, आप डेयरी प्रोडक्ट्स यूज करना बंद कर दो। दूध अगर पीना ही है तो बादाम का दूध पियो, घर बना लो। दूध अगर पीना है तो मूंगफली का दूध पियो, घर बना लो। सोयाबीन का दूध पियो, घर बना लो, उससे ज्यादा पौष्टिक है। बेसिकली द रीजन इज कि अगर वो दूध देना बंद कर देती है तो ऑब्वियसली जब उसकी बेल्टें बनती है सर, हाँ, फिर उसके बैग बनते हैं, उसकी शर्ट बनती है, जैकेट्स बनती है। जब तक यूज है, जब तक काम में है वो तो ठीक है, उसको यूज करा जा रहा है। जब वो यूज नहीं आएगी तो उनको इन चीजों के लिए यूज करा जाता है। बिल्कुल। और क्या करेगा आदमी? यूपी के अंदर इतने बूचर खाने हैं, किसके हैं वो? बहुत ऐसे केसेस आते हैं, रील्स देखते हैं हम कि उनको पकड़ा जा रहा है, ट्रक्स जा रहे होते हैं भर भर के, गायों को लेके जा रहे होते हैं यही करने के लिए। आप रात को 2 बजे किसी भी हाईवे पे चले जाओ जी, किसी भी हाईवे पे, आपको गाड़ियों से ज्यादा वो ट्रक्स मिल जाएंगे जिसमें मुर्गियां जा रही हैं, जिसमें बछड़े जा रहे हैं, जिसमें गाय जा रही है, जिसमें
बकरियां जा रही है। अच्छा, मैंने सुना है कार्तिक जी कि जो नॉन वेज जो लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो उनकी सेक्सुअल लाइफ पे भी इम्पैक्ट आता है। सेक्सुअल लाइफ बढ़िया हो जाती है। बढ़िया हो जाती है कैसे, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। देखो, मांस क्या होता है, मांस खाने से या जो भी आप आहार ग्रहण कर रहे हो वो सब चीजें खाने से, नॉन वेज या तामसिक चीजें खाने से आयुर्वेद में 7वें नंबर पर वीर्य बनता है। 7वें नंबर पर रक्त, मांस, हड्डी, मज्जा, इस सीक्वल में अगर हम चले तो आखिरी नंबर पर वीर्य बनता है कि अधिकतम एनर्जी अगर हो गई उसके बाद आपका वीर्य बनेगा। ठीक है, ओके। वो जो मांस है उसके अंदर ऊर्जा कितनी ज्यादा है। अव्वल तो आपका शरीर प्रॉपर तरीके से वो पचाएगा नहीं, अगर वो पचा ले तो उसके बाद उसकी ऊर्जा का करोगे क्या। आप कोई पहलवान हो, आप कोई मतलब दंड बैठक लगाते हो, क्या करते हो, आपको बैल बनना है खेत में जाने के लिए, क्या करना है आपको, आपको बिना हथियारों के भारत पाकिस्तान का युद्ध लड़ना है, क्या करना क्या है आपको इतना ऊर्जा के साथ, इतना बलिष्ठ होकर। तो कहीं ना कहीं वो एक्सेसिव में भी वो चली जाती है, एक्सेसिव वो में चीज। आती है तो वही चीज आती है, विचार अशुद्ध होने शुरू होते। अशुद्ध से मेरा मतलब है कि अशुद्ध से मेरा ये मतलब है कि आपके अंदर जो दमित चीजें हैं वो बाहर आनी शुरू होती है, जो समाज अशुद्ध मानता है। काम वासना निकलती है, काम वासना निकलना सहज स्वाभाविक प्रक्रिया है, पर वो दमित वासना जब निकलती है तो रेप केसेस बढ़ते हैं। पोर्नोग्राफी में इंडिया बहुत ऊपर है, बहुत रियलिटी, एंड वेस्टर्न कल्चर को भी बहुत ज्यादा अडॉप्ट कर रही है चीजें। ठीक है, और वो तो रियलिटी है। देखो, ये डायलॉग तो बहुत ही ज्यादा फेमस है कि व्हेन मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, व्हेन कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि हर एक मिडिल क्लास उस पर बात करता है कि उसको बहुत ज्यादा पैसे कमाने अपनी लाइफ में। कुछ ऐसी आप मेरे को रेमेडीज बता सकते हो जो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हो, बहुत ही ज्यादा प्योर हो, जो हमारी हेल्प करे कि हमारी लाइफ में रातों रात, चाहे एक दिन लगे, 2 दिन लगे, महीना लगे, लेकिन हमारी लाइफ में मनी का फ्लो बढ़ जाए इंस्टेंटली। देखो, ऐसी चीज कुछ नहीं होती कि इंस्टेंटली हो जाए। इंस्टेंट मनी अगर आपको मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो इंस्टेंटली जा भी सकता है। ओके। ये बहुत फैक्चुअल बात है। एक रिच डैड पुअर डैड करके बुक है, ओके। अगर आप वो पढ़ते हो तो उसके अंदर आपको बहुत मिलेगा देखने को, पढ़ने को मिलेगा कि आप के पास अगर आज मैं आपको 1 करोड़ रुपया दे दूं ना, या पूरे दुनिया की संपत्ति इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए, तो आने वाले 10 सालों के अंदर उन लोगों के पास वापस वो संपत्ति आ जाएगी जिनके पास से ली गई थी, और गरीब आदमी फिर से गरीब हो जाएगा। सोच बदलनी चाहिए व्यक्ति को। पैसा कमाने की सोच नहीं रखनी चाहिए, अपने स्किल का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे हो, मेरे शरीर का, मेरी बुद्धि का 100% यूज कैसे हो, उस पर ध्यान देना चाहिए। पैसा इज अ बाय प्रोडक्ट। परफेक्ट, बहुत ही अच्छा आंसर दिया आपने। ठीक है, पैसा बाय प्रोडक्ट है। अगर मान लो कि कोई बहुत अच्छा वाद्य बजाने वाला व्यक्ति है, श्री रविशंकर जी हैं, तो पंडित रविशंकर जी हैं, जी। बहुत बढ़िया एक इंस्ट्रूमेंट बजाते थे वो, तो वो अगर पैसे कमाने के लिए करते तो कितना कर पाते, कॉन्सर्ट्स पे जा सकते थे, शादी ब्याह में जा सकते थे। उन्होंने अपने स्किल पर काम किया, और स्किल पर जैसे जैसे व्यक्ति काम करता है उसके बाद वो कहाँ तक पहुंचे, पूरी दुनिया में उनका नाम है, पूरी दुनिया में नाम है उनका, उनके स्टूडेंट्स हैं, वो अब नाम कमा रहे हैं पूरी दुनिया में। वो मील का पत्थर साबित हो चुके हैं कि वो स्टैंडर्ड हो चुके हैं म्यूजिक इंडस्ट्री के। ए आर रहमान है वो, राइट, नाम तो बहुत फेमस है सर। ठीक है। तो वो कैसे हुए, वो रातों रात पैसा कमाने की सोच से नहीं हुए। और एक मिडिल क्लास पर्सन आसपास के दबावों में आकर इस तरीके से ही सोचना शुरू करता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ एस्ट्रोलॉजिकल तरीके से। रातों रात पैसा देता है राहु, रातों रात बुद्धि देता है बुध, रातों रात ज्ञान देता है जुपिटर। इन तीनों चीजों का अगर आप कॉम्बिनेशन कर लेते हो, और हाँ, पोटेंशियल टू डू एनी वर्क वो देता है मंगल। इन चारों चीजों को आप अगर बैलेंस कर लेते हो तो आप डेफिनेटली, रातों रात तो मैं देखो नहीं कहूंगा, बट विद इन 6 months आप बहुत इफेक्टिव अपने अंदर चेंजेस देखने शुरू कर दोगे। आपको शॉर्ट रेमेडी दे रहा हूं ये 6 महीने की। करना क्या है, रोज सुबह उठो, सुबह उठने के बाद अपना पूरा स्केड्यूल लिखो, बस ये करके आपने अपने राहु को बैलेंस कर लिया। क्यों कर लिया, राहु कहता है कि मैं कंफ्यूज करूंगा तेरे को, या तो प्लानिंग कर ले या कंफ्यूज रहेगा। 2 स्टेट होती है आदमी की, उसको नहीं पता कि उसको क्या करना है, या उसको पता है कि उसको क्या करना है, ये 2 स्टेट ही है। तो दूसरी में आ जाए ना, कि पता लग जाए तेरे को क्या करना है,
तूने कुछ नहीं करना, तूने सिर्फ लिखना है सुबह उठ के कि कि मैंने पूरे आज ये दिन का काम मैंने करना स्केड्यूल अपना लिख लिया। लिखने के बाद में अपना उसके बाद उस स्केड्यूल के प्रति डेडिकेशन शो करो। कैसे? आपका मंगल, वो डेडिकेशन है। उसके बाद में जुपिटर, उस स्केड्यूल को फॉलो करने के लिए या उसके अंदर आप कोई इंप्रूवमेंट चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल कि आपने टारगेट डिसाइड कर लिया कि भाई अब शुरुआत में आप स्केड्यूल कैसे लिखोगे, मैं उठूंगा इतने बजे, अब मैं इतने बजे खाऊंगा, मैं इतने बजे सोऊंगा, ये कर लिया, वो कर लिया, फलाना दिखना। पूरे दिन की आपने छोटी छोटी चीजें लिख ली। उसके बाद जो इंटेलिजेंट आदमी होता है वो क्या करता है, मैं सुबह इतने बजे उठूंगा, फिर मैं ध्यान करूंगा, इन चीजों पर आएगा, वो एड ऑन शुरू करता चला जाएगा। एड ऑन्स के बाद क्या स्टेज आती है कि मैं 6 महीने के बाद मुझे ये चीज अचीव करनी है, तो उसके लिए मुझे क्या प्लान करना है। तो अब वो रिवर्स प्लानिंग करेगा कि आज मैं यहाँ खड़ा हूं, मुझे यहाँ पहुंचना है, तो मैं क्या क्या चीजें करूं कि मैं हर रोज अपनी रील डालूंगा, मैं हर रोज पॉडकास्ट करूंगा, मैं हर रोज इस तरीके से जिम जाऊंगा, मैं इस मसल की पर्टिकुलर एक्सरसाइज करूंगा। वो ज्ञान मिला, वो जुपिटर का काम है। उस पर्टिकुलर चीज के प्रति डेडिकेटेड होकर आपने रिसर्च शुरू करी, वो ज्ञान अर्जित करना शुरू किया। और चलो डेडिकेशन से बात आती है कि आज की डेट में लोग इतने ज्यादा लेजी हो चुके हैं कि कहीं ना कहीं उनका काम करने का दिल नहीं करता या बहुत ज्यादा उनकी लाइफ में स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो क्या वो रीजन हो सकता है, कौन सा वो ऐसा पर्टिकुलर प्लैनेट है जिसकी वजह से उस पर्सन की लाइफ में बहुत ज्यादा लेजीनेस आ रही है? शनि की सभी प्लेसमेंट्स आपको आलस देती है। शनि की सभी प्लेसमेंट्स आपको आलस देती है। जहां वो बैठा होगा वहां से रिलेटेड आपको आलस आना शुरू हो जाएगा। ओके, ठीक है। हर एक पर्सन हर जगह पर आलसी नहीं होता। एक पर्सन रात को लेट सोने में आलस खिंडा सकता है, सुबह लेट उठने में आलस खिंडा सकता है, पर कई लोग होते हैं खाने में आलस नहीं खिंडाते। कई लोग होते हैं अपने घर के या पिता के काम से रिलेटेड आलस नहीं करते। कई लोग होते हैं अपने वर्क लाइफ से रिलेटेड आलस नहीं करते। कई लोग होते हैं जो अपने हेल्थ फिटनेस को लेकर आलस नहीं करते, वो चाहे कितने बजे भी उठे जिम जाएंगे। कई लोग होते हैं जो घूमने फिरने में आलस नहीं करते। कई लोग होते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने में आलस नहीं करते। कई लोग होते हैं जो दोस्तों के साथ जाने में आलस नहीं करते, खर्चा करने में आलस नहीं करते। तो आलस होना, आलसी होना अलग अलग प्लैनेटरी, अलग अलग सैटर्न की लोकेशंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। हर एक सैटर्न की पोजीशन आलस देती है। किस हाउस में दे रही है या किस लाइफ के फेज में दे रही है या किस फील्ड में दे रही है, वो उस पर डिपेंड करता है। गॉट इट, ठीक है, ये चीज तो समझ आ गई। ऑब्वियसली वो उसी पर्टिकुलर प्लैनेट को ही इम्पैक्ट डालेगा और एक ही प्लैनेट है सैटर्न जो हर हाउस को इम्पैक्ट डालता है। हर हाउस, मतलब सैटर्न की टेंडेंसी है स्लो चलना। अब वो स्लो चलता नहीं है। सैटर्न जो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाता है वो 30 साल में लगाता है, 30 ईयर्स में। जो पृथ्वी का एक साल है ना, 365 डेज है, वो वहां पर 30 ईयर्स है इन अर्थ के मुकाबले। वो इतना है गैप, इतना दूर है प्लैनेट सैटर्न सन से, इतना दूर है प्लैनेट सैटर्न अर्थ से कि जो लोग 30 साल अगर लग रहे हैं सैटर्न में अगर जो लोग हैं तो उनको अब वो अपनी 30 स्पीड साल से लगेंगे एज कम्पेयर टू अर्थ। हाँ, उनका वहां का 30 साल 1 साल के बराबर है यहाँ अर्थ के। गॉट इट। इंटरस्टेलर मूवी में भी ये चीज एक्सप्लेन, साइंटिफिकली भी एक्सप्लेन है, वो ब्लैक होल वाली चीज बता रखी है उन्होंने। ठीक है। अब वो अपनी स्पीड से ही चल रहा है। जब आप सैटर्न के पास किसी तरीके से पहुंचो तो वो पूरी अपनी स्पीड से चल रहा है, वो धीरे नहीं चल रहा, बट हमें लगेगा कि वो धीरे चल रहा है। उसका भाई गैप ही बहुत ज्यादा है, वो डिस्टेंस ही बहुत ज्यादा है। उसको लग रहा है कि वो धीरे चल रहा है, हमें लग रहा है कि वो धीरे चल रहा है। प्लेन उड़ता है ऊपर, वो यहाँ है, वो धीरे 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 जा रहा है, अपनी स्पीड में। वो तो 800 किलोमीटर से ऊपर की स्पीड है उसकी। एग्री, टोटली एग्री। समझ आई? तो वैसे वो प्लेनेट है, उसकी बहुत तेज स्पीड है। हमें लग रहा है कि वो धीरे है। वैसे ही सैटर्न प्रधान वाले लोग, हमें लग रहा है कि वो आलसी है हमें, बट उनकी लाइफ में वो चीज धीरे 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 फुलफिल हो रही है। किसी का टैप बहुत तेज खुल गया बाल्टी भरने के लिए, किसी का बूंद बूंद करके खुल रहा है। इससे बचा कैसे जाए, कुछ बता। कंसिस्टेंसी के साथ। ओके, कंसिस्टेंट होना हो, वो टैप बंद नहीं करना बार बार, आपको निरंतर काम करते रहना है। बहुत खुशकिस्मत वाले वो लोग होते हैं जिनकी शनि की महादशा, शनि की अंतरदशा 7.5 या ढैया मिडिल एज में आ जाता है, 25 से 35 के बीच में आ जाता है। बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं। वो सिखा जाता है शनि कि आपको करना है काम, निरंतर करना है काम।
चिंता मत करो, बस काम करते रहो। काम करते हो, कर्म पे ध्यान दो। हाँ, बहुत सही। और सही कर्म पर ध्यान दो। सैटर्न आपको ट्राइड एंड टेस्ट, ट्राइड एंड टेस्ट, ट्राइड एंड टेस्ट इस तरीके एक्सपेरिमेंट्स से करते करेगा, रहो, एक्सपेरिमेंटल कभी ना बेस कभी तो करेगा। हिट करेगी चीज। और जब वो हिट जी। करेगी तो पिछला सारा तुम्हें ज्ञान भी मिलेगा कि agree ये sir। चीज मैंने गलती करी, ये गलती करी, ये गलती करी, और वो गलतियां करके सुधार करो, वो सिखाता है सैटर्न। सैटर्न आपके जीवन में बड़ा भाई होता है। बड़ा भाई रोल प्ले करता है दो, पहला तो पिता का, दूसरा दोस्त का। दोस्त एक होता है, दोस्त आपको मारेगा नहीं, दोस्त आपको जमीन जायदाद से बेदखल नहीं कर देगा, दोस्त आपको प्यार से समझाएगा, मौज मस्ती से समझाएगा, ट्रिप पर ले जाएगा, ऐसी सब चीजों से समझाएगा। पर पिता आपको ट्रिप पर नहीं लेकर जाएगा, आपको प्रेम से नहीं समझाएगा, वो डांटेगा, मारेगा। एक बड़ा भाई दोनों रोल प्ले करता है। सैटर्न बड़ा भाई है। ठीक है, बहुत ही अच्छे से आपने बताई चीजें। अभी हम बात कर रहे थे मनी की। लोग आज की डेट में पायरेट बहुत ज्यादा सेल कर रहे हैं ऑनलाइन स्टोर्स पे। मतलब पायरेट तो ऐसा हो गया कि भाई अगर किसी को अपनी लाइफ में मनी अट्रैक्ट करनी है, पायरेट पहन लो, पैसा आ जाएगा। लेकिन अभी आपने कहा पैसा तो भाग्य से ही आता है, आपके कर्मों से आता है। तो पायराइट का क्या रोल हुआ इसमें? पायराइट, आप मेरे को बताइए कि आप बिलीव करते हैं इन चीजों में? पायराइट क्या होता है? पायराइट एक स्टोन है जो वीनस प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। ओके। वैसे हीरा है, हीरा पहनने से पैसा नहीं आता, पैसे वाला आदमी हीरा पहन सकता है। ठीक है। वैसे ही सस्ता है हीरा पायराइट के रूप में। आपने अपने शुक्र को इनहेंस कर लिया, आपने मनी को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। पायराइट अकेला या शुक्र अकेला मनी नहीं होता, समझे? शुक्र को अच्छा करने की वजह से आपके पास पैसा आ सकता है, लग्जरी आ सकती है, कंफर्ट आ सकता है, अबेंडेंस आ सकती है, आप क्रिएटिव हो सकते हो। ये सब काम पायराइट करता है। Got it. और अगर आपने सिर्फ पायराइट पहन लिया और कुछ काम नहीं किया तो आपके पास कुछ नहीं आएगा, चाहे पायराइट की खान में बैठ जाना जाके। और हाँ, एक और बात, अच्छे तरीके से एफर्ट करना भी होता है। वो खान में जो मजदूर लगा हुआ है वो करोड़पति नहीं है, वो पायराइट की खान में बैठा हुआ है। उसके पास तो फिर साक्षात माँ लक्ष्मी रहनी चाहिए, इसी फॉर्मूला से अगर हम चले तो। जी। ठीक है। जहां दूसरे देश मार्स पर जाने की बात कर रहे हैं, जहां दूसरे देश ऐसे रॉकेट बना रहे हैं जो दोबारा यूज हो सके, वहां पर भारत देश की विडंबना यह है कि वो इतनी वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक चिंतन के साथ जी रहा है कि अब पाखंडवाद में इतना ज्यादा घुस चुका है वो, कि वो अब बात करता है पायराइट पहन लो तो पैसा आ जाएगा। बहुत सारी ऐसी एडवर्टीजमेंट भी आती हैं और लोग भी बहुत ज्यादा बिलीव करने कोई लगे हैं। भी चीज आपको पैसा, धनवान, स्वास्थ्यवान नहीं बना सकती। कोई भी चीज नहीं बना सकती। कोई भी चीज हो मेरे पास ले आओ, मैं बता दूं। कोई भी चीज हो, आपको पैसा, धनवान, आपका भाग्य, आपकी बुद्धि, आपके एफर्ट्स ही बनाएंगे। ग्रह ये गाइड करते हैं आपको, ज्योतिष ये गाइड करता है कि भाई इस डायरेक्शन में काम कर, तो हो सकता है कि तेरे को ये चीज प्राप्त हो जाए, तेरे भाग्य में है मिलना। जी। ठीक है, वो गाइड कर रहा है कि आप इस डायरेक्शन में काम करो। ठीक है। पायराइट पहन लो, पायराइट पहनने से पैसे आ जाएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने की बात है। मेहनत तो करनी पड़ेगी, डेफिनेटली आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। ठीक है। कार्तिकेय जी, एक चीज मेरे को बताइए। अभी हमने बात करी थी स्टार्टिंग में, शुक्र की बात करी थी हमने, तो एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है। वो क्वेश्चन ये है कि आज की डेट में क्या होता है कि लड़कियां जो होती है, आपने अभी रिसेंटली एक रील में कहा था कि जो लड़कियां होती हैं अगर उनको अपना शुक्र एक्टिवेट करना है, शुक्र को अट्रैक्ट करना है, तो वो थोड़ा सा अपने आप को ब्यूटीफाई कर रखे, अपने आप पर इन्वेस्ट करे, मेकअप कर रहे हैं, तैयार होकर रहे, सच कर रहे हैं। लेकिन आज की डेट में देखो, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स भी, बहुत सारी ऐसी लड़कियां भी है जो अपने आप में कंफर्ट में रहना ज्यादा पसंद करती है एज कंपेयर टू सजना सवरना। बहुत ऐसा वास्ट नंबर है। उनके लिए फिर शुक्र कैसा रोल प्ले करेगा अगर वो उनको सजना ही नहीं है? तो मैं आपसे जानना दुखी भी तो वही लोग है ना। लेकिन वो तो खुश हैं, वो तो कंफर्टेबल कपड़े अभी पहन खुश के हैं, घूम रहे हैं। तो अभी खुश हैं, ओके, अभी ही तो खुश हैं। और अभी से मेरा मतलब है कि 4-5 साल यही फेज रहेगा। और सजने संवरने से मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं था कि लिपस्टिक, बिंदी वगैरह लगा के रखो, सिर्फ यही नहीं है। सजने संवरने से मेरा मतलब है कि अच्छा खाओ, शरीर को भी तो सजाओ, इन्वेस्ट करो अपने आप पर, अपने आप पर इन्वेस्ट करो। आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज चेक करो कितना ज्यादा है, आपकी बॉडी में चेक करो कि आपके मसल्स कितने वर्किंग है, कितने अच्छे से आप मसल्स का यूज कर लेते हो। एक फिटनेस वाली लड़की उठा लो और एक आप मतलब थोड़ी सी मोटी सी लड़की उठा लो, ठीक है, उन दोनों में डिफरेंस नहीं होगा। उन दोनों में डेफिनेटली डिफरेंस होगा। दोनों की ब्यूटी में डिफरेंस नहीं होगा। एक फाउंडेशन वगैरह लगाकर अपने आप को गोरा कर रही है और एक
पसीने निकाल कर वर्कआउट करके अपनी स्किन पर ग्लो लेकर आ रही है, किसमें फर्क है? जो पसीने किसका शुक्र से स्ट्रांग है? मेहनत करके जो निकाल रही है पसीना, वो करो। जी। मेरा कहने का मतलब वो था। और अगर आप वो चीज नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली आप 4 से 5 साल में दुखी होगे ही होगे। आप वो आंटी बन जाओगे जो चबूतरे पर बैठ के, सीसीटीवी नहीं बनती मोहल्ले की, जी। वैसी लोग हो जाओगे। सही बता रहा हूं मैं, मैंने देखी है ऐसी चीजें। और दूसरी चीज, शुक्र सिर्फ ब्यूटिफिकेशन पर काम नहीं करता, शुक्र काम करता है इनर ब्यूटी पर भी। आपके अंदर कोई गुण है, आप अगर खाली हो स्किल तो है कोई आपकी। आपके मतलब आप अगर कोई खाली बैठे हो, अगर आप तो आप रील स्क्रॉल कर रहे हो या म्यूजिक कर रहे हो, सिंगिंग कर रहे हो, डांसिंग कर रहे हो, कोई आर्ट कर रहे हो, इन सब चीजों पर काम करो। किसी चीज को ब्यूटीफाई करने की Got it. दृष्टि आपके अंदर है। और अगर आप ये चीजें नहीं करते तो फिर आपकी मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब होगी, आपकी मैरिड लाइफ में कलेश भी होंगे, आपके बच्चे, आप एक नार्सिसिस्ट पर्सन बनकर निकलोगे अपने परिवार वालों के लिए। आपका आगे भविष्य बहुत ही खराब है। और आप ही लोग होंगे वो जो रो रो कर अपने जीवन की व्याख्या करेगा कि भाई मैंने सबके लिए किया, किसी ने मेरे को समझा नहीं, मैंने सबके लिए किया, सबने मेरे को धुतकारा, मैंने सबके लिए किया, सबने मेरे को क्रिटिसाइज किया। आप ही लोग होंगे वो। बेस ये चीज है। गॉट इट। सो इट्स बेटर फॉर दोज वुमेन जो लड़कियां हैं, अपनी स्किल पर काम कीजिए, अपनी मेहनत पर काम कीजिए, अपने आप पर काम कीजिए, देन योर शुक्र विल डेफिनेटली गोइंग टू बी गिव यू पॉजिटिव रिजल्ट्स, राइट? नॉट ओनली द ब्यूटिफिकेशन, हाँ। लेकिन इनर ब्यूटी भी मैटर करती है। अपने आप पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। और बिल्कुल। सेम गोज फॉर मेंस एज वेल, डेफिनेटली। राइट? ठीक है। तो कार्तिकेय जी, एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। अब तो ये सब बात होगी, हमने दान पे बात कर ली, शुक्र पे बात कर ली, लेकिन अब बात करते हैं कुछ करंट अफेयर्स पर कि हमारे देश में क्या हो रहा है और कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे यूथ को इम्पैक्ट डाल रहे हैं, वेदर इट इज इन अ पॉजिटिव वे और इन अ नेगेटिव वे। अब ये रिसेंटली एक बहुत बड़े फेमस एस्ट्रोलॉजर है जिनका नाम है अरुण पंडित जी। उन्होंने अपनी एक वीडियो में कहा था कि वो अब तक 1.5 लाख से ज्यादा कुंडलियां देख चुके हैं। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, एज अ एस्ट्रोलॉजर, इज दैट पॉसिबल कि 1.5 लाख कुंडलियां देख चुके हो एक इंसान, और वो भी इतनी यंग एज में? मैं आपको बता देता हूँ, 1.5 लाख कुंडली का अगर आप फैलाओगे ना बात को, तो 1.5 लाख को मल्टीप्लाई करो एक कुंडली से, मतलब एक कुंडली पर आप मिनिमम से मिनिमम आधा घंटा लगाते हो, 30 मिनट से। तो 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 30 मिनट्स, तो कितने घंटे चले जाएंगे ऐसे? ठीक है। उसको डिवाइड कर लो आप 365 से, सालों में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। और वो जब आप कैलकुलेशन खोलोगे ना, तो मैंने खोली थी वो कैलकुलेशन, तो मुझे 8.5 साल 24 घंटे अगर कोई व्यक्ति बैठकर कुंडली देखता है, 8.5 साल 24 घंटे कॉन्टिन्यूसली 24/7, 8.5 साल तक अगर कोई व्यक्ति कुंडली देखता है तो हाँ, वो 1.5 लाख कुंडली देख सकता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि अरुण पंडित जी ने देखी हो ना देखी हो सकता है कि उन्होंने अपने जीवन के 8.5 साल कॉन्टिन्यूसली 24 घंटे कुंडली देखी हो, किसी को क्या भरोसा, क्या पता। हाँ वही तो, किसी का क्या, मैं कैसे कह दूं कि कोई गलत है। पर अगर मैं होता तो मैं नहीं देख पाता, मैं ही जानता हूँ। इट इज माइट बी पॉसिबल और इम्पॉसिबल, देयर इज अगर प्रैक्टिकली देखोगे तो नहाने जाओगे, उठोगे, फ्रेश होने जाओगे, वॉशरूम जाओगे, खाओगे, सोओगे, दिमाग को रिलैक्स करोगे, बात करोगे। ये तो वही वाली बात आ जाती है कि अगर हम एक दिन में जितने घंटे सोते हैं, लेट सपोज अगर 7 आवर्स का भी अगर हम एवरेज लेके चले, तो हमारे 25 से 30 साल तो सोने में लग जाता है। अगर हम एक अप्रोक्सीमेट एज देखते हैं 75 ईयर, यकीन नहीं करोगे, अगर हम 60 साल जिंदा रह रहे हैं ना, तो 20 साल सोने पे जा रहे हैं। हाँ ठीक है, 20 साल सोने में जा रहे हैं, और 20 साल हम आगे आने वाले 20 सालों को कैसे अच्छे से जिए उस पर तैयारी करने में लगा देते हैं। अब बाकी बचे 20 साल, बाकी जो बचे 20 साल, उसमें 10 साल हम उस साल को जीते हैं, और बचे हुए 10 साल हम ट्रेवल कर लेते हैं और बीमार हो जाते हैं, ऐसी चीजें करते हैं। हम जिंदगी सिर्फ 10-12 साल ही जीते, ज्यादा नहीं जीते, जेन्युइन अगर बात करूं। तभी कहा जाता है कि दिन में लाइफ को गिनो, लाइफ में दिन मत गिनो। हाँ। सो इट्स बेटर कि आप एक्सपीरियंसेस पे ज्यादा फोकस करो इंस्टेड ऑफ योर लाइफ डेज। कार्तिकेय जी, अभी रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट करा था, बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर है वो भी, उनका नाम है प्रवीण नागिया जी। उन्होंने एक रील में मेरे को कहा था, ये बहुत ही ज्यादा वायरल हुई वो रील। उन्होंने कहा था कि अगर आप अपनी वाइफ के चीक्स को खींचते हैं डेली घर से निकलने से पहले, तो आपकी लाइफ में मनी का फ्लो बढ़ जाता है इंस्टेंटली। और ये रेमेडीज पर इतने शेयर्स आए, मतलब वास्ट नंबर। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या ऐसी कोई रेमेडी होती है? देखो, ऐसी रेमेडी तो नहीं होती,
ओके कोई रेमेडी ऐसी नहीं होती कि अपनी वाइफ के चीक्स को आप शुरू कर दो खींचना और इससे ये चीज हो जाए। बट हाँ, इससे एक चीज होती है कि आपका शुक्र जो प्लैनेट है ना, वो अपने आप बैलेंस होने लग जाता है। उसके पीछे कारण ये होता है सिर्फ कि ये एक साइकोलॉजिकल बात है कि छोटे बच्चे के जाके गाल छेड़ो तो उसके चेहरे पर स्माइल आ जाएगी, प्यार से खींचोगे तो आ जाएगी ना। वो एक लव अफेक्शन वाला जो टेंडेंसी शो होने शुरू हो जाती है। सेम वही फिनोमिना पर काम करता है। पैसे आते हैं नहीं आते वो मुझे नहीं पता, बट हाँ, अगर आप अपनी वाइफ के गाल वगैरह खींचते हो तो डेफिनेटली उससे आपकी वाइफ का मूड एलिवेट होता है, आप और आपकी वाइफ के संबंध अच्छे शुरू होते हैं उन्हें। ऐसे आप कई सारी चीजें कर सकते हो, जैसे अपनी वाइफ को फोरहेड पर किस करना, आप अपनी वाइफ को हग कर सकते हो, आपकी वाइफ आपके पैर टच करे, आप उसको दोनों हाथ से पकड़कर आशीर्वाद दे सकते हो। ये ऐसी कई सारी चीजें होती हैं जिनसे हम बहुत सारे प्लैनेट्स को सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब साइकोलॉजिकल ज्यादा इम्पैक्ट डालती है हाँ। एज कम्पेयर टू रेमेडी। हाँ, ठीक है। और अभी बहुत ही ज्यादा एक फेमस वास्तु स्पेशलिस्ट है, उनका नाम है भावना उपाध्याय जी। उन्होंने एक रील में कहा था कि अगर आपको शुक्र अपना एक्टिवेट करना है तो आप किसी ना किसी फ्रेंड को, अपने क्लोज वन को अल्कोहल पिलाना शुरू कर दीजिए फ्राइडे को। इससे आपका शुक्र बैलेंस हो जाएगा। इस स्टेटमेंट में कितनी सच्चाई है, एज ए एस्ट्रोलॉजर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा ये। अब ये स्टेटमेंट जो है वो इस तरीके से है कि शुक्र वो शायद अधूरी बात कर गए हैं कि वास्तविकता में फीमेल फ्रेंड्स शुक्र होती है। ओके, ठीक है, आप अपनी फीमेल फ्रेंड्स को कुछ भी चीज गिफ्ट करो, बट गिफ्ट करने के दौरान जो मैंने स्टार्टिंग में कही थी दान कर रहे हो, तो सामने वाले में हिम्मत तो हो वो दान पचा ले। आप वो दान कर रहे हो और उसको फिर खराब करे वो व्यक्ति। वैसे ही शराब जो चीज है, अगर आप उसका दान करते हो अपने फीमेल फ्रेंड्स को या किसी भी फ्रेंड को, तो फिर आप उसका शुक्र बिगाड़ रहे हो। ओके, समझ गए? अपना तो एक तरह से आप ठीक कर ही लोगे जी। दान करके, और वो शुक्र का दान नहीं होता, वो शनि का दान होता है, शराब स्पेसिफिकली। और शुक्रवार को नहीं, शनिवार को करते हैं ये जो जो अल्कोहल उपाय का है। जो दान अल्कोहल होता का है। दान होता है वो शनिवार का होता है। आप पार्टीज वगैरह कर सकते हो, उसके पैसे दे सकते हो। शुक्रवार को शुक्र इंप्रूव करने के लिए वो दिन जोड़ा जा सकता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप किसी अपने फ्रेंड को शराब पिला रहे हो तो डेफिनेटली आप उसको कर्जदार बना रहे हो, उसका शुक्र खत्म कर रहे हो, आप यूं समझो। ओके, तो कभी भी मुफ्त में शराब तो बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। उसका शुक्र भी खराब होगा और शनि भी खराब होगा। अगर मुफ्त में आप अल्कोहल कंजम्पशन बिल्कुल करते हो होगा। तो सिर्फ और सिर्फ जमादार, स्वीपर्स, इन सभी लोगों को आप शराब दे सकते हो, वो भी मुफ्त में। सॉर्टेड है। अभी हम बात करते हैं कि बहुत ज्यादा ये टॉपिक आजकल वायरल हुआ पड़ा है, वशीकरण के बारे में लोग बात करते हैं कि अगर किसी को किसी का वशीकरण कराना है, तो पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या वशीकरण जैसी टर्म जो है एग्जिस्ट करती है आपके हिसाब से? डेफिनेटली करती है। ओके, वशीकरण जैसी टर्म तंत्र के अंदर आती है। ये होता है, मतलब होता है, रियलिटी होती होता है। है, होता है। और कैसे करा जाता है किसी पे वशीकरण, ये भी बता दीजिए। किसी पे वशीकरण, ये इतनी छोटी बात नहीं है जितनी छोटी बात आजकल बनी हुई है। ठीक है, और वो वशीकरण का तंत्र के माध्यम से अगर मैं बताऊं, तो जो मूल स्रोत है, जो मूल है, वो है कि आप अपने ऊपर तो वश कर लो पहले। अपने ऊपर, अपनी वासना पर, अपने इंद्रियों पर तो वशीकरण करो, उनको तो वश में लाओ। अपने मन पर तो वशीकरण करो, दूसरा तो तभी कमांड कर पाओगे ना। और ये बहुत चीजें चल रही हैं वशीकरण के नाम पे कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे रूस गई तो मैं उस पर वशीकरण करवा दूं, वो मान जाएगी। ये रियलिटी है, ये बहुत ये बहुत चल रही है। ये सारी चीजें फेक है। मेरे पास बहुत केसेस आते हैं, कुंडलियां आती हैं कि जी हमने 30,000 रुपए वहां पर खराब कर दिए, 50,000 रुपए कर दिए खराब, और वो पैसा कमाने का शॉर्ट तरीका बना चुके हैं। कार्तिक जी, एक क्लियर कट स्टेटमेंट दे दो उन लोगों को जो ऐसा सोचते हैं कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए वशीकरण करा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तंत्र के अंदर वशीकरण का रोल है, बट वो एंटायरली डिफरेंट है। किसी पर्सन पर वशीकरण अगर आप करवा सकते हो तो सबसे पहले मुझे चुन लो, नरेंद्र मोदी जी को चुन लो, उन पर किसी ने नहीं करवाया होगा। राइट, एलॉन मस्क को चुन लो, उन पर है। तो ढंग के अगर आप हो वशीकरण वाले व्यक्ति तो करो, कर दो उस पर पहुंचने तक की तुम्हारी औकात नहीं होगी। पर नहीं, तुम उसी को पकड़ोगे जिसकी साइकोलॉजी वीक है, जो परेशान है ऑलरेडी, जिसका तुम शोषण कर सकते हो, तुम पकड़ोगे उसी को, और वो पकड़ में खुद आएगा पर्सन। तो जो भी पर्सन अपने पैसे खराब करना चाहता हो इस तरीके से, तो वो ऐसे लोगों के पास जा सकता है और वो वशीकरण करवाए।
हालांकि होता नहीं है ऐसा कुछ, किसी पर्सन पर या मेरी गर्लफ्रेंड वापस आ जाए, मेरी मतलब रूठा प्यार मना एक्स को वापस हाँ, लाने एक्स के को लिए वापस सबसे ज्यादा लाने- वायरल तो यही चल रहा है आजकल। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। और ठीक जो है। पर्सन तुम्हारे जीवन से चला गया, हाथ जोड़कर उसका धन्यवाद करो कि हे देवी, हे देवता, तू चला गया, बहुत बहुत शुक्र है, अब मैं और अच्छे से जीऊंगा और मैं अपनी कमियों को सुधार करूंगा जिस कारणवश तू गया, और बहुत धन्यवाद तेरा, अब मैं जीवन आगे बढ़ाऊंगा। 130 करोड़ तो भारत में ही लोग हैं, एक ही पर्सन मिला बहुत मुझे। सही कह रहे हैं आप। इट्स बेटर टू फोकस ऑन योर फ्यूचर, अपने भविष्य पर और ध्यान ये दीजिए जो यार। वशीकरण वाले लोग होते हैं, इनकी बहन बेटियां नहीं होती, कोई इन्हीं लोगों पे वशीकरण कर दे तो, मतलब सीरियसली आपकी बेटी पर ही कोई वशीकरण करके कोई ले जाए, फिर क्या कर लोगे आप? अच्छा, एक चीज मैं अभी प्रेमानंद जी महाराज ने भी क्लियर कट स्टेटमेंट दी थी, मैं बैठा हूं यहाँ पे, मेरी फोटो दो किसी को करके दिखाओ मेरे पे हाँ? वशीकरण। मैं कह रहा मैं तो घर घर में मेरी वीडियो देखते ही होंगे, करके दिखाओ, कोई नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। तो वशीकरण का यूज क्या है, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ। वशीकरण का यूज मौलिक रूप से तंत्र के अंदर आया ये टर्म, ओके। वशीकरण से रिलेटेड, और तंत्र का अर्थ होता है जो तन से तार दे, आपको बियॉन्ड बॉडी ले जाए। ओके। तंत्र ये नहीं होता खोपड़ी रख दी मैंने, मैं कुछ घुमा रहा हूं उस पे, नींबू में मैंने लौंग फंसा दी है, ये कर रहा हूं वो कर रहा हूं ना, वो बहुत गौण चीज है। वो मतलब यूं लगाओ कि एक मग पानी है समुद्र के अंदर, अच्छा। जो भी वशीकरण टाइप चीजें हैं ये सब, वास्तविक वशीकरण अपने ऊपर है, अपनी इंद्रियों पर है, अपनी बुद्धि पर है, अपने मन पर है। ठीक है, अभी आपने कंट्रोल की बात करी, एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा। क्या होता है कि आज की डेट में ना लोग इतने ज्यादा मेंटली वीक हो चुके होते हैं कि उनका जो ऑरा है वो इतना वीक हो गया है, माइंड में स्ट्रेस लेके डिप्रेशन में जाके, कि उनपे कोई ना कोई नेगेटिव स्पिरिट या कोई एंटिटी उनको अट्रैक्ट कर लेती है, चाहे वो किसी भी ऐसी स्थान पर जाते हैं जहां पर इन चीजों की गतिविधियां ज्यादा देखने को मिलती है। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, मैं आपसे जानना चाहूंगा। ये भारत देश बहुत गलत समय पर आजाद हो गया। आजकल के युवा वर्ग को देख के मैं तो यही कहना चाहूंगा, सच में। कैसे, थोड़ा तो बताइए। भारतवर्ष में जब गुलामी थी, जब अंग्रेज राज करते थे, जब मुगल राज करते थे, तब कोई देवी देवता अवतरण नहीं लिया करते थे, तब किसी के अंदर माता और किसी के अंदर भूत प्रेत नहीं आया करते थे। ये सब अब शुरू हुआ है। ज्यादा हो गया अब तो। अरे हो गया, डेफिनेटली हो गया। नेगेटिविटी, वो चढ़ गया मेरे पे, वो आ गया, उसने बुरी नजर लगा दी, तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या? इतने कमजोर व्यक्तित्व हो चुके हो आप लोग। ये देश वो है जहां पर बुद्ध हुए हैं, महावीर हुए हैं, बहुत सहस्त्रों संत हुए हैं। ये देश वो है जहां पर ज्ञान की पराकाष्ठा रही है। जब लोग गुलाम बेचा करते थे तब भारत के अंदर आत्मा की बात होती थी। जब लोग कैलकुलेशन सीख रहे थे तब भारत के अंदर फिलॉसफी चल रही थी। ये उन लोगों का देश है। यहां पर नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटीज रही है। इसी भारत देश में सहलोपा जैसे संत हुए हैं, 84 सिद्ध हुए हैं इसी भारत देश में, जिन्होंने मतलब अंत का ज्ञान दे दिया बिल्कुल, कि इसके पराकाष्ठा में कुछ है ही नहीं। आज भी फिलॉसफी और साइंस वहां तक नहीं पहुंच पाई। एक साइंस के अंदर टर्म आया रिसेंटली, क्वांटम फिजिक्स, जिसके अंदर उन्होंने एटम को देखा कि ये स्टैटिक है या मूवेबल है, मतलब एक वेव है ये या एक ही है। तो 2 कैमरे लगाकर जब उस पर रिसर्च हुई तो पता लगा कि ये दोनों ही एक टाइम पर है, मतलब ये तरंग भी है और ये स्थिर भी है, स्थाई भी है। एक कैमरा में तरंग आ रहा है और एक कैमरा में स्थाई आ रहा है। ये जब चीज आई तब वो गॉड पार्टिकल समझ में आया, तब वो समझ में आया कि क्वांटम फिजिक्स होती है, तब समझ में आया कि जो इंडियन फिलॉसफी है वो कितनी रिच है, तब समझ में आया कि ये जो तरंग का फॉर्मूला जो साइंस ने अब खोजा वो कितने कितने सालों पहले भारत ने खोज लिया था। और आज भारत किस मूर्खता में फंसा हुआ है कि मेरे पे नेगेटिविटी आ गई। आज भारत किस मूर्खता में फंसा हुआ है कि मेरे पर ये वशीकरण कर दिया, मेरी गर्लफ्रेंड रूस के चली गई वो वापस आ जाए। आज भारत कहाँ फंसा हुआ है कि मेरे बच्चों की शादियां नहीं हो रही, मेरे घर में कलेश चल रहा है, मेरी जॉब लग जाए, मैं उस एमएनसी में काम कर जाऊं, मेरा बच्चा कितना बड़ा होगा, कितना पैसा कमाएगा। इस बेतुकी बातों में फंसा हुआ है। अब इनमें फंसा रहेगा तो फिर ये सारी चीजें जो पीछे पीछे सवाल आ रहे हैं वो सब रहेंगे, और इन सवालों के जवाब देने के लिए बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर सामने आएंगे और वो वायरल होंगे। ठीक है, बहुत सही।
लेकिन कहीं ना कहीं आप वैसे मानते हैं इन चीजों को? किन आप- चीजों को? जो भी नेगेटिव चीजें होती है, चाहे स्पिरिट्स हो, क्योंकि देखिए वर्ल्ड कहीं ना कहीं तो दोनों साइकोलॉजिकली होता है, साइकोलॉजिकल है ये चीज। सिर्फ साइकोलॉजिकली होता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकली होता है। स्पिरिट का वर्ल्ड एंटायरली डिफरेंट है, उस पर एक पूरा पॉडकास्ट रख लेंगे। आई नो, मैं यही कहने वो वाला था। एंटायरली डिफरेंट है और वो बहुत लंबा टॉपिक है, और वो इतना आसान नहीं है जितना आप लोग समझने की कोशिश अगर कर सको तो करना उसको। हम करेंगे इस पे भी बात, क्योंकि एक पूरा पॉडकास्ट पर्टिकुलरली हम इसी टॉपिक पर जानेंगे आपसे कि आपकी भाषा में थोड़ा समझेंगे इस बिल्कुल। चीज़ को। और स्पिरिट्स होती हैं, अनडाउटेडली स्पिरिट्स होती है, पॉजिटिव स्पिरिट्स भी होती है, नेगेटिव स्पिरिट्स Okay. भी होती है। नेगेटिव स्पिरिट्स ने कई बार सामने आकर कई ऐसे संत हुए हैं जिनको डिस्टर्ब किया है, और ये चीजें सामने आमने सामने की हुई है। जैसे जय कृष्ण मूर्ति के साथ हुआ था। जय कृष्ण मूर्ति के सामने ये हुआ था कि उनको प्रिपेयर किया गया था, जय कृष्ण मूर्ति को और कई सारे ऐसे बच्चों को, जब वो छोटे थे, कि आप के अंदर बुद्ध की आत्मा प्रवेश करवाई जाएगी। हाँ, ऐसे है ना, शॉकिंग सी बात। तो बहुत प्रिपेयर बड़ी करा बात गया था उनकी बॉडी को कि आपके अंदर बुद्ध की आत्मा प्रवेश करवाई जाएगी, बुद्ध को वापस बुलाया जाएगा। उसके लिए प्रिपरेशंस हुई थी, और इविल स्पिरिट ने लास्ट में आके वो मना करवा दिया था जय कृष्ण मूर्ति के अंदर से कि नहीं, मैं परमिशन नहीं देता। स्टेज पर खड़े होके। कब की बात है ये? बहुत पुरानी बात है। जय कृष्ण मूर्ति ओशो के टाइम की ही। मैं सर्च करना चाहूंगा। हाँ, इसके बिल्कुल, आप बारे में सर्च पढ़ूंगा करना मैं, फिर उसके आपसे बारे में। बात करूंगा बिल्कुल। इस बारे में। ठीक है। वो उस बारे में सर्च करना, और उसके बारे जी, में और? फिर डिस्कस करेंगे, और उससे आपको स्पिरिट्स का पता लगेगा, बहुत कुछ पता लगेगा। ठीक है, देर आर प्रमाण है इन चीजों के। डेफिनेटली प्रमाण है। और आज भी मतलब बहुत सारे ऐसे धर्म रहे हैं जो अपने उद्गम स्तोत्र को वापस बुलाते हैं आज भी। जैसे 100 बौद्धों का एक ग्रुप है, 100 बौद्धों का, लामा बौद्धों का एक ग्रुप है, जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पर नक्षत्र पर रश्मियों के अकॉर्डिंग चेक करके उस पर्टिकुलर माउंट पर जाते हैं, और वहां से बुद्ध उनके सामने खड़े होते हैं। हाँ, अच्छा जी। बुद्ध उनके सामने खड़े होते हैं। ये इतनी गोपनीय बातें हैं, इतनी गोपनीय बातें हैं कि आजकल बच्चों, मतलब जो भी युवा वर्ग है, ये सब बहुत दूर है इन चीजों से। वो अल्टीमेटली फिलॉसफी की बात है। ठीक है, ये जानना चाहूंगा मैं आपसे, और काफी इस पे डिस्कस, काफी क्वेश्चंस मैं अपने एंड से प्रिपेयर करके हाँ, मैं वो डेफिनेटली बिल्कुल कर सकते हैं। और एक अपने हिमालय के अंदर ही है एक आश्रम, सिद्ध आश्रम कहा गया है उसको। ओके। उसमें महाअवतार बाबा जी आज भी है। महाअवतार बाबा जी की आपने अगर फोटो देखी हो, आप सर्च करना, वो बैठे हुए होते हैं ना, तो वो 6 फुट के हैं। अच्छा जी। बैठे हुए 6 फुट के हैं वो आज भी लोगों को दिखते हैं। वो हिमालयन सिद्ध में आते हैं, और कहते हैं कि उनका आश्रम अदृश्य आश्रम है, योग्य पर्सन ही उसमें जा सकता है। और गए हैं काफी लोग? वो हमारे रीच से बियॉन्ड के लोग हैं, उनको सब मतलब नहीं है संसार से, वो किसी तत्व को प्राप्त किए हुए लोग। सुनने में कितना सुंदर लग रहा है ये चीजें। वो है, डेफिनेटली है बात। इमेजिनेशन आ रही है, एक ऐसा बिल्कुल है। अदृश्य आश्रम है, एक व्यक्ति है जो 6 फुट का बैठा है। बिल्कुल है। आप अब जैसे सिद्ध, अब क्रिया योग है, क्रिया योग पता है आपको? नहीं, मेरे को क्रिया नहीं योग ज्ञान। नहीं पता आपको? लाड़ी महाशय उनके बहुत अच्छे संत हुए हैं, ओके। योगानंद परमहंस जी हुए हैं। तो वो लोग क्रिया योगी करते हैं, उन लोगों ने साक्षात मुलाकात करी है महाअवतार बाबा से। अच्छा जी। साक्षात मुलाकात करी है, और वही वो मार्ग देते हैं। भगवान शिव यही मार्ग देकर गए। ये सभी ग्रह उसी मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं कि आप उस तत्व को कैसे प्राप्त करो। और हम मूढ़तावश उन ग्रहों का यूज, लड़कियां अट्रैक्ट हो जाए, पैसा अट्रैक्ट हो जाए, मेरे रिश्ते सुंदर हो जाए, ये बेसिक चीजों में उलझते जो रहे। एक्चुअल जो मार्ग है दैट इज वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन जिस मार्ग पर आज की डेट में लोग चल रहे हैं दैट इज वेरी और नेगेटिव। एस्ट्रोलॉजर्स विडंबना ये है कि आपको अगर नॉलेज है, जी। बीइंग एस्ट्रोलॉजर, आपको अगर नॉलेज है और आप समाज में कुछ देना चाहते हो, तो अच्छी चीज दो ना। ये क्या आप टोटके और उपाय बताते रहते हो, जिनसे ना सिर्फ आपके ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह लगता है, बल्कि जो वो सुन रहा है उसके दिमाग में भी ज्योतिष को लेकर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा कि यार ज्योतिष ये है। एक तरफ तो नासा कैलकुलेट कर रहा है कि मैं अपना रॉकेट कैसे बाहर भेजूं, मुहूर्त विज्ञान के माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से, और एक तरफ ये चंद्रमा की ये चल रही है जी, आपका मनोस्थिति बिगड़ रही है।
लोगों को बहुत कुछ सीखना बाकी है। डेफिनेटली बहुत कुछ सीखना बहुत बाकी है कुछ। और बहुत जरूरी है सीखना, वरना ये नॉलेज बहुत ज्यादा मतलब इसका दोहन, बदनाम, ये सब के रास्ते पर चल चुकी है। ठीक है, बहुत सुंदर। हाँ ठीक है। एंड आपने बहुत ही अच्छे से सारे आंसर दिए, क्योंकि देखिए जो मेरे अंदर मैं भी जो क्वेश्चंस प्रिपेयर करके लाया था, मेरे को भी वो सवालों के जवाब मिल चुके हैं आज की डेट में। लेकिन मैं आप एंड में आपसे जाते जाते पूछना चाहूंगा कि जो एक महामृत्युंजय आपकी जो संस्था है, कुछ हम उस पर बात करते हैं। एक्चुअल में वो संस्था क्या है, कैसे काम करती है, पहले ये मैं जानना चाहूंगा आपसे। देखो, महामृत्युंजय संस्था जो है, जो मार्गदर्शन है महामृत्युंजय संस्थान को, वो प्राप्त हुआ है स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा। जी। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने महामृत्युंजय संस्थान के अंदर विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र स्थापित किया, जहां पर वो साधना सिखाते हैं, महामृत्युंजय साधना सिखाते हैं। उस साधना में क्या होता है? आउटर बॉडी एक्सपीरियंसेस करवाने की कोशिश, आपको इस मोह, इस बंधन से अलग भी कुछ है वो बताने की कोशिश। स्पिरिचुअल लेक्चर्स होते हैं उनके, इंटेलेक्चुअल लेक्चर्स होते हैं, फिलोसॉफिकल लेक्चर्स होते हैं उनके। उसके साथ साथ जो वो संस्थान सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, अगर कोई व्यक्ति महामृत्युंजय साधना सीखता है और योग सीखता है स्वामी जी से, तो जो सर्टिफिकेट होता है वो इंटरनेशनली वैलिड है। मतलब उस सर्टिफिकेट के माध्यम से आप कहीं भी जाके योगा टीचर बन सकते हो, कर सकते हो। तीसरी बात, उस संस्थान के अंदर सनातन संस्कृति के तहत रुद्राभिषेक, अनुष्ठान, पूजा, हवन, जाप, बहुत सारी चीजें होती हैं। उसके साथ साथ ज्योतिष का इंटेलेक्चुअल थॉट वहां पर रखा जाता है, जो कि आप देख ही पा रहे होंगे मेरे अंदर। तो वो थॉट रखा जाता है उसके अंदर, और वो थॉट फिर आगे बढ़ाया जाता है कि ज्योतिष वास्तविकता में क्या है और इसका हम यूज कैसे कैसे ले सकते हैं। तो ये एक पूरा क्लब है जिसके अंदर वेबसाइट भी है। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली वेबसाइट है, smajak.com करके ही है वेबसाइट, उस पर आप सर्च कर सकते हैं। योगा से रिलेटेड कुछ जानना हो तो yogasmajak.co.in है, वो भी है वेबसाइट। और वो मतलब जो स्वामी जी हैं वो यूट्यूब पर बहुत जल्दी लाइव आकर अपने लेक्चर्स वगैरह स्टार्ट करेंगे। बहुत सुंदर जी, जो हम लोगों ने डिमांड रखी है उनसे। तो ये सब चीजें कर रहे हैं, और आगे जो भविष्य में जो योजना है स्वामी जी की, वो ये है कि भारत के लगभग हर बड़े राज्य में महामृत्युंजय यंत्र को स्थापित किया जाए और वहां पर प्रचार प्रसार का काम किया जाए। और आपके साथ पूरी टीम है ज्योतिषियों की पूरी टीम है, योगा सिखाने वाले लोगों की पूरी टीम है, पंडितों की पूरी टीम है, ब्राह्मणों की, शुक्ल यजुर्वेद कंठस्थ जिनको हो वो ही हमारे क्राइटेरिया में फुलफिल करते हैं। मतलब किसी को रुद्री कंठस्थ हो, कंठस्थ मतलब पूरी मेमोराइज्ड हो कि आप बिना बुक के रुद्री पढ़ो, सहस्वर पढ़ो, अर्थ के साथ पढ़ो। और इसमें कोई किसी को आपसे जुड़ना हो, किसी ऐसे व्यक्ति को, किसी एस्ट्रोलॉजर को आपकी संस्था से जुड़ना हो, कुछ ऐसा मार्गदर्शन है इस चीज के लिए भी? हाँ, वो डेफिनेटली आपको वेबसाइट बताई गई है, आप उस पर कर सकते हो, मेरा नंबर फ्लैश हो जाएगा, वहां पर आप कर सकते हैं कॉन्टैक्ट वगैरह, वो वहां से आप जुड़ सकते हैं। आप कुंडली ज्योतिषीय सलाह भी अगर आप चाहते हैं तो वो आपको संस्थान के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। ज्योतिष सीखना अगर आप चाहते हैं तो वो टीचिंग की फैसिलिटी भी है। योगा सीखना चाहते हैं तो वो भी फैसिलिटी है। और अभी स्वामी जी के कुछ कोर्सेज आने वाले हैं और स्पिरिचुअल इनहैंसमेंट से रिलेटेड, वो भी आपको सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल है। आप वहां से अपने जीवन को एटलीस्ट स्टार्ट तो करो चेंज करना। एटलीस्ट अगर हम ये नहीं कहते कि हम डेडिकेटेडली इसके अंदर पूरा टाइम आ सकते हैं, तो कम से कम महीने के 2 दिन तो दे सकते हैं। बिल्कुल, रोज का आधा घंटा तो दे सकते हैं। बिल्कुल, ये चीजें हैं छोटी छोटी जो आप अगर करते हैं रेगुलर बेसिस पर, तो फिर आपके लाइफ में डेफिनेटली बहुत सारे चेंजेस आते हैं और आप ये फिजूल की बातों से, फिजूल के लोगों से एक अलग जगह पर अपने आप को पाओगे। एक वन सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म है बेसिकली, जहां पर आपको टीचिंग भी मिल जाएगी। आप खुद जुड़ना चाहेंगे तो आप हर चीज आपको अवेलेबल करा दी जाएगी और आपकी हेल्प भी कर दी जाएगी। अगर आपको कोई अनुष्ठान कराना है, कुछ भी आपको पूजा पाठ से रिलेटेड कुछ भी आपको कराना है, तो आपको आपकी संस्था को रीच आउट कर सकते हैं, वेबसाइट के भी थ्रू और नंबर्स के भी थ्रू। ठीक है, थैंक यू सो मच कार्तिकेय जी, बहुत अच्छा लगा आपसे इस पॉडकास्ट पे बात करके। एंड डेफिनेटली हमने उन मुद्दों पर बात करी है जो डेफिनेटली जीवन में लोगों की मदद करे, और एस्ट्रोलॉजी का जो रियल मतलब आपने बताया है वो हम जान चुके हैं। तो
एट दी एंड बस यही मैं कहना चाहूंगा कि लोग जितना भी दिखावा करते हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में, ये करते हैं वो करते हैं, इससे ये हो जाएगा, एक्चुअल में चीजें बहुत अलग हैं। एंड जिन लोगों ने भी ये पॉडकास्ट यहाँ तक देखा है वो लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। एंड अपनी लाइफ में खुश रहिए, कर्मों पर ध्यान दीजिए, अपनी लाइफ पर फोकस कीजिए, फालतू की चीजों पर ध्यान मत दीजिए। और कुछ करने से आपकी एक्स वापस आ जाएगी, ये बिल्कुल ही बकवास है। इट्स बेटर टू फोकस ऑन योर फ्यूचर। एंड अगर आप ऐसे ही अमेजिंग गेस्ट के साथ हमें देखना चाहते हैं, पॉडकास्ट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं ऐसी अमेजिंग गेस्ट के साथ एक ऐसे नए थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक के साथ। दिस इज शुभी साइनिंग ऑफ फ्रॉम आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच कार्तिकेय जी, थैंक यू सो मच। राधे राधे। राधे। थैंक यू।